अगर आपको लगता है कि ऋषिकेश सिर्फ राम झूला, लक्ष्मण झूला और गंगा आरती तक ही सीमित है तो ठहर जाइए। आज मैं आपको ऋषिकेश का वो चेहरा दिखाने वाली हूँ जहाँ भीड़ कम है, सुकून ज्यादा है और प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में मिलती है। इस वीडियो में हम आपको ऋषिकेश के वो प्लेस तो दिखाएंगे ही जो आपको पता है, साथ ही वो प्लेस भी दिखाएंगे जिनके बारे में शायद आपने ना सुना हो, जिन प्लेसेस को शायद आपने ना देखा हो। एक से एक झरने, बहुत सारे झरने, प्रकृति ऐसे रूप में कि आप वीडियो में उस रूप को देखते ही वहां जाने को उत्सुक हो जाएंगे। झरनों की कलकल करती आवाज आपको ऋषिकेश जाने के लिए मजबूर कर देगी। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ऋषिकेश के बारे में प्रॉपर जानकारी देंगे। आपको ऋषिकेश कैसे पहुंचना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, जाने के लिए बेस्ट टाइम क्या होगा, किस समय को आपको अवॉइड करना चाहिए, अगर आपके साथ में आपकी फैमिली और बच्चे हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, यदि आप खुद अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो कहाँ पर आपकी गाड़ी चली जाएगी और कौन से ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी को लेकर के नहीं जाना चाहिए, फैमिली के लिए कौन से ऐसे प्लेसेज हैं जो अभी फिलहाल सेफ नहीं हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि ऋषिकेश के 15+ टूरिस्ट प्लेसेज को आप मात्र 3 दिन के अंदर कैसे कवर अप करें, क्योंकि कुछ प्लेसेज काफी दूर दूर भी हैं। यदि सही प्लानिंग नहीं हुई तो कई बार इतने सारे प्लेसेज 4 दिन में भी अच्छे से कवर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है। तो जो प्लान हम आपको बताएंगे इसके अनुसार यदि आप चलेंगे तो आप सारे प्लेसेज भी कवर कर लेंगे, अपनी ट्रिप को एंजॉय भी करेंगे और सब कुछ बजट में बहुत आसानी से कवर अप हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम आपको यहाँ पर होने वाली एडवेंचर एक्टिविटीज के बारे में भी बताएंगे और यदि आप इन्हें करना चाहते हैं तो आपको कितना पे करना होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि ऋषिकेश में आप बेस्ट फूड कहाँ कहाँ एंजॉय कर सकते हैं, अलग अलग मार्केट में आपको बेस्ट फूड कहाँ मिलेगा। तो ऋषिकेश में आप बहुत ही अच्छे खाने का आनंद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ की मार्केट्स भी आपको दिखाएंगे। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले कुछ झलकियां आपको गंगा आरती की दिखा देते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं पहले प्रश्न से कि ऋषिकेश आप लोग कैसे पहुंचे। ऋषिकेश पहुंचने के सारे ही साधन अवेलेबल हैं। बाय रोड आप आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी रोड है, हाईवे बना हुआ है। जितनी भी नियर बाय सिटीज है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी 243 किलोमीटर है। चंडीगढ़ से आते हैं तो 211 किलोमीटर है अगर आप वाया पांवटा साहिब आते हैं। यानी रोड मार्ग जो है वो बहुत अच्छा है, तो आप आसानी से किसी भी बस से या फिर अगर आप अपनी खुद की कार से भी आ रहे हैं तो बहुत इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहें तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, योग नगरी रेलवे स्टेशन, जो कि नया रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का बना है, और ओल्ड रेलवे स्टेशन भी अभी यहाँ पर है। लेकिन ऋषिकेश तक जो ट्रेन आती हैं वो काफी लिमिटेड है, तो आप ये देख लेना कि आपके यहाँ से डायरेक्ट ऋषिकेश तक की ट्रेन अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो जो नियर बाय रेलवे स्टेशन बड़ा पड़ेगा आपको वो हरिद्वार पड़ेगा, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ के लिए आपको ऑलमोस्ट हर जगह से ट्रेन मिल जाती है। फिर हरिद्वार से ऋषिकेश की जो दूरी है वो केवल 24 किलोमीटर से रह जाती है, जो कि आप आसानी से लोकल बस से या फिर कैब के द्वारा पूरी कर सकते हैं। योग नगरी रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जहां पर आपको लगभग सारी ही सुविधाएं मिल जाती हैं। और फिर यहाँ से आपको ऋषिकेश आने के लिए, यानी मेन सेंटर में आने के लिए सिटी के, जो कि जानकी सेतु के आसपास आप मान सकते हैं, आपको ऑटो हायर करना पड़ेगा और वहां से केवल 3.6 किलोमीटर की ही दूरी पर जानकी सेतु पड़ता है। और यदि आप बाय एयर ऋषिकेश आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो कि ऋषिकेश सेंटर पॉइंट से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम आते हैं अपने सेकंड प्रश्न पर कि ऋषिकेश में आप कहाँ रुके। देखिए, यदि आपके पास अपनी कार है तो पार्किंग की आपको असुविधा होगी अगर आप ऋषिकेश के सेंटर में जाते हैं, क्योंकि वहां पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। सेंटर का मतलब है जानकी सेतु, राम झूला, लक्ष्मण झूला वाले एरिया में। तो बेटर होगा कि आप अपना होटल या रिजॉर्ट ऐसी जगह पर देखें जो कि खुले में हो, जैसे कि आप दिल्ली हाईवे पर देख सकते हैं या फिर वीरभद्र के आसपास जहां पर एम्स हॉस्पिटल है, वहां पर काफी खुला एरिया है, शांत वातावरण है, वहां पर आप अपना होटल या रिजॉर्ट देख लें ताकि आपको एक प्रॉपर पार्किंग मिल जाए और ज्यादा जाम से होकर के आपको ना गुजरना पड़े। बट यदि आपके पास अपना व्हीकल नहीं है और आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो फिर ज्यादा बेहतर होगा कि आप सिटी सेंटर में अपना स्टे लें। सबसे बेस्ट स्टे यहाँ पर है परमार्थ निकेतन। एक्चुअली यहाँ पर कई सारे होटल रिजॉर्ट के साथ साथ आश्रम और धर्मशालाएं भी हैं।
तो जो सबसे टॉप आश्रम ऋषिकेश का है वो परमार्थ निकेतन है, जिसमें आपको अधिकतर रूम की अवेलेबिलिटी मिलती भी नहीं है। तो आपको इनके ऑफिशियल साइट से मालूम करना पड़ेगा। परमार्थ निकेतन की खास बात यह है कि ये गंगा नदी के बिल्कुल किनारे हैं और वहाँ पर प्रसिद्ध गंगा आरती भी होती है और वास्तव में आश्रम भी बहुत ही खूबसूरत है। इस वीडियो में हम आपको आगे दिखा भी देंगे। और अगर आपको वहाँ पर रूम नहीं मिलता है तो फिर आप उसी एरिया के आसपास और बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स, होम स्टे, आश्रम, धर्मशाला है, अपने अनुसार देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जानकी सेतु और राम झूला के बीच में स्टे देखते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि सभी टूरिस्ट स्पॉट आपके आसपास ही होंगे। केवल कुछ ही स्पॉट्स के लिए आपको कैब वगैरह करनी पड़ेगी। वो सारी चीजें आपको इसी वीडियो में आगे क्लियर हो जाएंगी। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर कि यहाँ आने का बेस्ट टाइम क्या है। दोस्तों, सितंबर से लेकर के मार्च तक का समय ऋषिकेश आने के लिए बेस्ट समय है, क्योंकि इस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, लैंड स्लाइडिंग वगैरह का भी डर नहीं होता है। अप्रैल टू जून यहाँ पर पीक सीजन होता है। पीक सीजन होने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत लंबे लंबे जाम होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद आ जाता है जुलाई और अगस्त, वो मानसून का टाइम होता है, लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, वाटरफॉल कई सारे बंद हो जाते हैं और राफ्टिंग भी उस समय पे बंद हो जाती है, तो वो समय भी हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। तो सितंबर से मार्च आप बेस्ट टाइम कह सकते हैं ऋषिकेश विजिट करने के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि ऋषिकेश में मात्र 3 दिन के अंदर अंदर सभी टूरिस्ट प्लेसेज को कम से कम खर्च में आप कैसे कवर करें। इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। तो अब मैं आपको एक ऐसा प्लान बता रहा हूँ कि अगर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से ऋषिकेश आप घूम पाएंगे और बहुत कम बजट में घूम पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम डे 1 से। डे 1 की शुरुआत हम करेंगे सुबह 9 बजे से। आप सुबह जल्दी उठ जाइए, ब्रेकफास्ट कर लीजिए और 9 बजे सबसे पहले आप आ जाइए जानकी झूला पे, जिसे कि जानकी सेतु भी कहते हैं। इस पुल का नाम माता सीता यानी कि माता जानकी के सम्मान में रखा गया है, इसलिए इसे जानकी सेतु या जानकी झूला दोनों ही नामों से जाना जाता है। इसे वर्ष 2020 में जनता के लिए खोल दिया गया था। यह ऋषिकेश का पहला 3 लेन सस्पेंशन ब्रिज है। इसमें बीच में से पैदल चलने वाले यात्री चलते हैं और इधर उधर दोनों तरफ 2 व्हीलर चलते हैं। ये झूला बहुत ही खूबसूरत है। ऑन द वे आप इसको देख सकते हैं। ऑन द वे इस झूले को देखने में आपको लगभग आधे घंटे का समय लग जाएगा। इसके बाद आप आ जाइए सेकंड टूरिस्ट प्लेस पर, जो कि है 84 कुटिया। दोस्तों, 84 कुटिया का रास्ता जानकी सेतु से होकर ही जाता है, यानी कि पहले आपको जानकी सेतु को क्रॉस करना पड़ेगा और उसके बाद राइट हैंड साइड मुड़ जाना है। केवल 500 मीटर के वॉक पर आपको 84 कुटिया या फिर बीटल्स आश्रम पड़ेगा। यह आश्रम काफी बड़ा है और इसे देखने में और अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। दोस्तों, 84 कुटिया में एंट्री के लिए आपको टिकट लेना होता है, जो कि एडल्ट के लिए 200 रुपीज और सीनियर सिटीजन के लिए 100 रुपीज का है। स्टूडेंट के लिए ये टिकट 18 प्लस के लिए 100 रुपीज और बिलो 18 के लिए 50 रुपीज का है, जिसके लिए आपको स्टूडेंट आईडी ओरिजिनल दिखानी होती है और साथ ही अपना आधार कार्ड भी दिखाना होता है। 84 कुटिया का जो समय है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक है। मान लेते हैं जानकी झूला क्रॉस करके 9:30 बजे आप वहां से निकले, पैदल चलते चलते आप 10 बजे 84 कुटिया पहुंचे, तो 10 से 12 आपको बच जाएंगे 84 कुटिया को अच्छे से एक्सप्लोर करने में। दोस्तों, 84 कुटिया तक आप अपना 2 व्हीलर ले जा सकते हैं। बेटर होगा कि यदि आप 1 या 2 जने हैं तो एक 2 व्हीलर आप हायर कर लें। आपको 600 से 700 रुपए में एक 2 व्हीलर या स्कूटी बहुत आराम से मिल जाएगी। उसका फायदा ये होगा कि जानकी सेतु से लेकर के पूरा ग्लास ब्रिज तक की हम जितनी यात्रा करेंगे वो आप उस स्कूटी से कर सकते हैं, तो आपका काफी टाइम भी बचेगा और आप थकने से भी बच जाएंगे। 1968 में विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश बैंड द बीटल्स यहाँ पर आए थे, जिस वजह से ये फेमस हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी मेडिटेशन हट भी है। कहा जाता है 84 है, लेकिन 84 से भी ज्यादा यहाँ पर मेडिटेशन हट है। तो ये अपने आप में एक बहुत शांत और अच्छा प्लेस है। और सबसे खास बात कि यहाँ से गंगा रिवर और ऋषिकेश का एरियल व्यू भी आपको दिखाई पड़ता है। अब 84 कुटिया को देखने के बाद पैदल पैदल आप परमार्थ निकेतन की तरफ चलिए, यानी 84 कुटिया से पहले आपको जानकी सेतु वापस आना पड़ेगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा पैदल वॉक करना पड़ेगा, तो आप परमार्थ निकेतन पहुंच जाएंगे। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध आश्रमों में से एक है। हम मानते हैं कि 84 कुटिया से यदि आप 12 बजे निकले तो लगभग 12:30 बजे आप परमार्थ निकेतन में पहुंचेंगे। 1 घंटा लग जाएगा आपको इस पूरे आश्रम को अच्छे से एक्सप्लोर करने में, क्योंकि आश्रम के अंदर भी बहुत खूबसूरती है और आश्रम के बाहर जो घाट बना हुआ है वो भी बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी और अर्जुन की एक प्रतिमा बनाई गई है रथ के साथ, और इसके साथ ही गंगा नदी के बीच में शिव भोलेनाथ की एक प्रतिमा है और हनुमान जी की भी बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। इसी परमार्थ निकेतन में हमने आपको स्टे करने के लिए सजेस्ट किया था। इनके ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर इनके कार्यालय में भी आप संपर्क
कर सकते हैं। अब लंच का टाइम चूंकि हो चुका है तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि परमार्थ निकेतन के अंदर ही इनका एक सात्विक यानी कि प्योर वेज रेस्टोरेंट है हृदयम के नाम से। आप यहाँ पर लंच करें। हम ऋषिकेश में जब भी आते हैं हम यहीं पर लंच करते हैं। यहाँ का खाना बहुत ही शानदार होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप यहाँ पर लंच कर लें। अब मान लेते हैं आधा घंटा आपको लंच करने में लग गया तो आपके 2 बज गए। उसके बाद आप परमार्थ निकेतन से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे वॉक करते हुए, या फिर अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर से, तो थोड़ी ही आगे आपको पड़ेगा गीता भवन। गीता भवन एक धर्मशाला परिसर है जिसमें 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं और 2000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के एक साथ ठहरने की उचित व्यवस्था है। यहाँ पर जो कमरे हैं बहुत ही नाम मात्र के शुल्क पर आपको मिलते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी के बारे में आपको यहाँ कार्यालय से संपर्क करना पड़ेगा। ये भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित है और बहुत ही खूबसूरत है। इस परिसर में अंदर एक मंदिर भी है। दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता और रामायण के श्लोक भी लिखे हुए हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा गीता भवन से और आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत मार्केट दिखेगी। हम तो पैदल पैदल आ रहे हैं, पैदल ही घूमने का मजा आता है एक्चुअल में ऐसी जगह पे, ताकि आप पूरी मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीच बीच में आपको काफी सारे रेस्टोरेंट भी दिखाई देंगे। तो इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड पे ऋषिकेश का फेमस रेस्टोरेंट आपको दिखाई देगा, चोटी वाला व्यक्ति वहां पर बैठा रहता है, उससे आपको इसकी पहचान हो जाएगी। अगर यहाँ पे आप कुछ ट्राई करना चाहें तो यहाँ पर भी आप कुछ ट्राई कर सकते हैं। और यही रास्ता सीधा आगे नीलकंठ महादेव की तरफ चला जाता है यदि आप पैदल जाएं। हालांकि पैदल जाना फैमिली के साथ रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि कई किलोमीटर की चढ़ाई पड़ती है। तो नीलकंठ महादेव को हम बाद में कवर करेंगे। पहले आप चोटी वाला रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करने के बाद वापसी आ जाइए और पास में ही राम झूला है, राम झूला की तरफ चलिए। राम झूला बहुत ही खूबसूरत है। राम झूला पे जब आप चलते हैं तो ये राम झूला हल्का हल्का हिलता भी है, जिसकी वजह से बहुत मजा आता है और रोमांच फील होता है। राम झूला से सामने के जो पहाड़ है और क्लाउड्स है बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। राम झूला के ऊपर खड़े होकर जानकी सेतु भी दिखाई देता है। तो मार्केट, चोटी वाला और राम झूला, इन सबको एक्सप्लोर करने में लगभग आपको 1 घंटे का समय लगेगा। यानी 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप इन तीनों चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर कर लोगे। उसके बाद आप आ जाइए ग्लास ब्रिज पर, यानी कि लक्ष्मण झूला पर। जहाँ पे पहले लक्ष्मण झूला था वहीं पर अब एक नया ग्लास ब्रिज बना दिया गया है। लक्ष्मण झूला को सुरक्षा कारणों से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है और ग्लास ब्रिज को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। ये दोनों एक ही जगह पर है और ग्लास ब्रिज पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बीच में गाड़ियां चल रही हैं और इधर उधर ग्लास लगा है जिसके ऊपर से आप वॉक कर सकते हैं। तो ये इस तरह का पहला ग्लास ब्रिज यहाँ पर उत्तराखंड में बनाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर है। आधे घंटे में आप ग्लास ब्रिज को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे और इसके पास ही है 13 मंजिला मंदिर जिसे त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। हालांकि जब हम गए तब ये मंदिर बंद था, ताले लगे हुए थे और एक नोटिस इस पर लगा हुआ था, जिस वजह से हम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए। यदि जब आप जाते हैं मंदिर खुला होता है तो इस मंदिर के दर्शन आप जरूर कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप ग्लास ब्रिज से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। लगभग 500 मीटर आगे चल के एक जगह आएगी जिसे कहते हैं गोवा बीच, या कुछ लोग इसे रिवर राफ्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। आप यहाँ जरूर जाइएगा। यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत बीच देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हुए दिखेंगे, आपका बहुत मन लगेगा। और साथ ही यहाँ पर आप एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे कि रिवर राफ्टिंग को भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी राफ्ट दिखाई देंगी। यदि आप रिवर राफ्टिंग करना चाहें तो इसके लिए 500 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लेते हैं, लेकिन खास बात ये कि राफ्ट में वो आपके साथ नहीं बैठेंगे, आपको राफ्ट में बैठा दिया जाएगा और जो भी आपके ग्रुप में और लोग टिकट लेंगे उनको राफ्ट दे दी जाएगी और आप लोगों को खुद ही राफ्ट चलानी होती है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि आपको ये एडवेंचर एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी है। इसके साथ साथ इसी जगह से आपको बहुत ही सुंदर सनसेट का नजारा दिखाई देता है, ऐसा नजारा जो कि आपके मन को मोह लेता है। तो हम मान के चलते हैं कि इस जगह पर यदि आप शाम को 5 बजे पहुंचते हैं तो 6 बजे तक आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, यानी आज डे 1 में हमने टोटल 8 प्लेसेस को कवर किया। जानकी सेतु, 84 कुटिया या बीटल्स आश्रम, परमार्थ निकेतन, गीता भवन, मार्केट, चोटी वाला रेस्टोरेंट, राम झूला, ग्लास ब्रिज या लक्ष्मण झूला, गोवा बीच या सनसेट पॉइंट। इसके बाद डे 2 की शुरुआत हम करेंगे सुबह के 9:30 बजे से। 9:30 बजे आप अपने होटल से निकल जाइए गंगा बैराज की तरफ। अब डिपेंड करता है आपका होटल किस तरफ है। यदि जानकी सेतु की तरफ है तो आपको ऑटो हायर करना पड़ेगा गंगा बैराज के लिए, क्योंकि जानकी सेतु से गंगा बैराज की दूरी 6.7 किलोमीटर है। और चाहे तो आप सेकंड डे पे भी स्कूटी हायर कर सकते हैं यदि आप 1 या 2 लोग हैं। और अगर आप 2 लोगों से ज़्यादा हैं, फैमिली है, तो फिर बेटर है कि आप ऑटो हायर करके गंगा बैराज पहुंच जाएं। गंगा बैराज वीरभद्र एरिया में पड़ता है, जहां पर ऋषिकेश का फेमस एम्स हॉस्पिटल भी है।
दोस्तों गंगा बैराज गंगा नदी पर बना एक महत्वपूर्ण बैराज है। इसे मुख्य रूप से सिंचाई, जल प्रबंधन और नदी के जल स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ आने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई भी स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, आपको ऑन रोड ही पार्किंग करनी पड़ती है। और यदि आप अपनी कार से हो और आप परमार्थ निकेतन की तरफ कार ले जाना चाहो तो रास्ता यही है। पहले आपको गंगा बैराज आना पड़ेगा और यहाँ से गंगा बैराज के ऊपर से क्रॉस करके आप नदी के दूसरी साइड जाएंगे और यहाँ से परमार्थ निकेतन और आगे नीलकंठ महादेव का रास्ता भी जाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत है। फोटोग्राफी के लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट है और योग नगरी रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 7.4 किलोमीटर है। दोस्तों गंगा बैराज से लेकर त्रिवेणी घाट तक आस्था पथ बना हुआ है। आस्था पथ बहुत ही खूबसूरत है। ये एक रिवर फ्रंट वॉकवे है। इसकी कुल दूरी 3 से 4 किलोमीटर है। इस पर आप पैदल ही वॉक कर सकते हो, गाड़ी नहीं ले जा सकते क्योंकि बीच बीच में स्टेयर्स बनी हुई हैं। तो यदि आप स्कूटी लेकर के आते हैं तो फिर आप स्कूटी को यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आस्था पथ को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ये बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में जगह जगह बेंचेज लगे हैं, गंगा नदी दिखाई देती है और चारों तरफ पहाड़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। और यहाँ पर बहुत ही कम लोग होते हैं क्योंकि इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, इसलिए आप यहाँ पर जरूर जाएं। यहाँ पर जाने के लिए कोई भी आपको एंट्री फीस नहीं देनी होती है। केवल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कूड़ा करकट बिल्कुल न फैलाए क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। अब आप ये मान के चलिए कि आस्था पथ पर भी अगर आप वॉक करेंगे तो आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा। यानी मान के चलते हैं कि गंगा बैराज देखने के बाद यदि 11 बजे आप आस्था पथ पे आए हैं और वॉक करते हुए आगे गए, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करी तो 1 घंटा स्वाभाविक रूप में लगेगा, यानी 12 आपको बच जाएंगे। इसके बाद आप लोग आ जाइए त्रिवेणी घाट पर, जो कि आस्था पथ के बिल्कुल पास में ही है। इवन आस्था पथ त्रिवेणी घाट पे ही जाकर के खत्म होता है। त्रिवेणी घाट को आप अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। गंगा नदी के किनारे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो कि देखने में काफी अच्छी लगती हैं। लोगों की एक्टिविटीज, लोग स्नान भी करते हैं। आप भी स्नान करना चाहें गंगा जी में तो यहाँ त्रिवेणी घाट पर स्नान कर सकते हैं। यहाँ की गंगा आरती तथा स्नान देश विदेश से आने वाले पर्यटकों में काफी प्रसिद्ध है। इस घाट का नाम त्रिवेणी इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता यह है कि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इसी कारण यहाँ गंगा स्नान को विशेष पुण्यदायी माना जाता है। त्रिवेणी घाट को एक्सप्लोर करने में आपको लगभग आधे घंटे का समय लगेगा, तो 12 से 12:30 बजे तक आप इस स्थान को अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिए। इसके बाद आप ऋषिकुंड में आ जाइए। ऋषिकुंड त्रिवेणी घाट की पार्किंग के पास ही, आप कह सकते हैं त्रिवेणी घाट पर ही है। ये एक बहुत प्राचीन कुंड है। इस कुंड को एक्सप्लोर करने में आपको लगभग आधे घंटे का समय लगेगा। इस कुंड को धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। एक कथा के अनुसार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी यमुना ने इस कुंड को अपने पवित्र जल से भर दिया था, इसलिए इसे ऋषि कुंड कहा जाता है। एक और मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी इस स्थान पर स्नान किया था। कुंड के पास स्थित रघुनाथ मंदिर के कारण भी इस स्थान का धार्मिक महत्व काफी बढ़ जाता है। अब हम मानते हैं कि आप ऋषिकुंड में 12:30 बजे आए तो एक आपको बहुत आसानी से बच जाएगा। अब ऋषिकुंड से ही स्टार्ट हो जाती है त्रिवेणी घाट मार्केट। आप इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए। इस मार्केट में शॉपिंग के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके साथ बच्चे हैं या फैमिली है तो बहुत अच्छी शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और चूंकि दिन में लंच का भी टाइम हो चुका है तो मार्केट को एक्सप्लोर करते करते आप सीधा चलते रहिए और मेन रोड पे आ जाइए। मेन रोड पर राजस्थान करके एक रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं जिनको इसके बारे में पता है। तो आप भी यहीं पर आ जाएं और यहीं पर लंच कीजिए। हमने भी यहीं पर लंच किया था। हमने मसाला डोसा और काठी रोल मंगवाए थे जो कि बहुत ही बढ़िया थे और उसके बाद हमने यहाँ पर स्वीट डिश भी ट्राई करी जो कि काफ़ी अच्छी थी। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और जो सीटिंग है वो लिमिटेड है, तो कई बार आपको वेट करनी पड़ सकती है। अब 1.5 घंटे में आप लंच कर लेंगे और मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो अब 2:30 बज चुके हैं। अब 2:30 बजे आप आ जाइए भरत मंदिर में जो कि पास में ही स्थित है। जहाँ पर आप लंच करेंगे वहाँ से उस रेस्टोरेंट से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो पतली पतली गलियाँ हैं, मार्केट है बहुत अच्छी और उस मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए मार्केट ही आप भरत मंदिर पहुँच जाएंगे। भरत मंदिर को अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। भरत मंदिर में कोई भी पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो यदि आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो बेटर होगा कि जो आपकी गाड़ी है वो आप त्रिवेणी घाट पार्किंग में ही लगा दें और पैदल ही यहाँ पर आए। मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका वर्तमान स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य ने 789 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन पुनः स्थापित कराया था। हालांकि मंदिर का इतिहास इससे भी अधिक प्राचीन माना जाता है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान ऋषिकेश नारायण की लगभग 5 फीट ऊंची एक ही काले शालिग्राम पत्थर से बनी चतुर्भुजी प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है।
हर वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर इस प्रतिमा को मंदिर से बाहर निकालकर पास स्थित माया कुंड में पवित्र स्नान कराया जाता है और फिर पूरे नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है। इस मंदिर में एक छोटा म्यूजियम भी है। अब आप लगभग 3:30 बजे भरत मंदिर से निकलेंगे और फिर मार्केट में पैदल वॉक करते हुए वापस त्रिवेणी घाट पर आ जाएंगे। गंगा आरती शाम को 6 बजे होती है। त्रिवेणी घाट की गंगा आरती बहुत ही फेमस है। गंगा आरती के लिए सिटिंग 1 घंटे पहले से ही शुरू हो जाती है, यानी 5 बजे से ही। और इवन जिस दिन हम गए उस दिन तो 4:30 बजे सिटिंग करा दी थी, क्योंकि बरसात हो गई थी। तो यदि आप समय पर नहीं पहुंचे तो फिर आपको जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप ये मानिए कि त्रिवेणी घाट पर शाम को आरती के समय लगभग सारे ही टूरिस्ट ऋषिकेश के वहीं पहुंच जाते हैं। और यदि आप अपनी गाड़ी लेके गए हैं तो आपको बहुत भयंकर पार्किंग समस्या से गुजरना पड़ सकता है आरती के बाद। इसलिए मैंने आपको ये रिकमेंड किया था कि यदि आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो बेहतर यही है कि गाड़ी को आप अपनी कहीं पार्क कर दें। 2 लोग हैं तो आप अपना स्कूटी हायर कर लें, या फिर आप ऑटो करके आए, सबसे बेहतर है। तो दोस्तों, त्रिवेणी घाट पर होने वाली गंगा आरती को अगर इस वीडियो में ना दिखाया जाए तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा। तो आप गंगा आरती की कुछ क्लिपिंग्स देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जो गंगा आरती है वो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक चलती है। उसके बाद वहां से बाहर निकलते निकलते आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो आज का दिन आपका पूरा व्यतीत हो गया। तो इस प्रकार से डे 2 में हमने कवर किए गंगा बैराज, आस्था पथ, त्रिवेणी घाट, ऋषि कुंड, त्रिवेणी घाट मार्केट, भरत मंदिर और फिर गंगा आरती। अब दोस्तों, डे 3 की शुरुआत आप कीजिए सुबह 8:30 बजे से, क्योंकि आज हमने प्लेस रखे हैं वो सारे प्लेस वो हैं जो दूर दूर हैं और जिसके लिए आपको कैब हायर करनी पड़ेगी। अब आप कैब वाले से पहले ही बात कर लीजिए कि हमें ये सारे प्लेसेस घूमने हैं और उसके बाद कैब लेकर के निकल पड़िए सुबह 8:30 बजे नीर वाटरफॉल की तरफ। नीर वाटरफॉल में सुबह सुबह जाएंगे तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी, पानी बिल्कुल साफ मिलेगा और आप बहुत इंजॉय कर पाएंगे। नीर वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। यह रामझूला से 6 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर पड़ता है। यहाँ पर जाने के लिए 50 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से चार्जेज है फॉर इंडियंस, एंड फॉर फॉरनर्स 100 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से चार्जेज है। आप जो चार्जेस देते हैं उसमें आपकी पार्किंग भी इंक्लूड है, लेकिन पार्किंग के लिए यहाँ कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। ऑन रोड ही आपको पार्किंग करनी पड़ती है और पार्किंग यहाँ पर लिमिटेड है। इसलिए हमने आपको रिकमेंड किया कि सुबह 8:30 बजे सबसे पहले आप यहाँ पहुँच जाएं, ताकि आपको पार्किंग की असुविधा ना हो और आप फैमिली के साथ अच्छा एंजॉय कर पाएं। यहाँ पर सड़क से ही आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है लगभग 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर, और 3 ऑफिशियल वाटरफॉल है। और वैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे दूधिया रंग के वाटरफॉल देखने को मिलते हैं, दूध की तरह जिसमें पानी आता है, कल कल की आवाज आपका मन मोह लेगी। अब आप देख लीजिए आप कितना ऊपर तक जा सकते हैं। जो ऑफिशियल वाटरफॉल है उनकी पहचान ये है कि वहाँ पर पुल बना हुआ है और बोर्ड भी लगा हुआ है और साथ ही पॉन्ड बना हुआ है, या आप उसे नेचुरल स्विमिंग पूल कह सकते हैं। यहाँ पर काफी डेवलपमेंट हुआ है, रिनोवेशन हुआ है और फर्स्ट वाटरफॉल तक सेफ्टी रेलिंग लगा दी गई है, प्रॉपर सीढ़ियाँ बना दी गई है, मैगी पॉइंट आपको जगह जगह मिल जाते हैं। तो फैमिली के साथ फर्स्ट वाटरफॉल तक आप बहुत इजीली जा सकते हैं। फर्स्ट से सेकंड पे जाना चाहें तो थोड़ा आपको और ऊपर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन सेकंड तक भी जा सकते हैं। सेकंड तक भी प्रॉपर डेवलपमेंट है, लेकिन सेकंड से थर्ड वाटरफॉल पे अगर आप जाना चाहेंगे तो फिर वहां पर कच्चा रास्ता है और फैमिली के लिए हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। स्पेशली अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो सेकंड से थर्ड पे जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक तो रास्ता बहुत खराब है, दूसरा थर्ड के क्रेज की वजह से थर्ड वाटरफॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर इंजॉय कर भी नहीं पाते। तो फैमिली के साथ आपको रिकमेंडेड यही है कि आप फर्स्ट वाटरफॉल या फिर सेकंड वाटरफॉल पे इंजॉय करें, तो आप काफ़ी अच्छा इंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद आपका जो कैब वाला है वो नीर वाटरफॉल से निकलेगा और बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पे ही थोड़ा सा दूर, नीर वाटरफॉल से केवल 4.5 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव रोड पर
गरुड़ चट्टी पुल के पास एक और वाटरफॉल पड़ता है, पटना वाटरफॉल, लेकिन इसके लिए आपको जंगल से ट्रैक करके जाना पड़ता है। अब अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो आप ये देख लीजिएगा कि आप ट्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। रास्ते में आपको एक नदी भी मिलेगी और ट्रैक करते हुए आप वाटरफॉल पे पहुंचेंगे। वाटरफॉल छोटा है पर काफी खूबसूरत है, आपको यहाँ पर भी काफी मजा आएगा और नदी के किनारे भी आप काफी अच्छा एंजॉय करेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ आने के लिए फिलहाल अभी कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ पर जो पार्किंग है, पार्किंग आपको गरुड़ चट्टी पर ही करनी पड़ेगी और थोड़ा सा फिर आपको सड़क पर पैदल चलना पड़ेगा। ऑन रोड यहाँ पर पार्क व्हीकल को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि 1000 रुपए जुर्माने के बोर्ड पुलिस ने लगा रखे हैं। बिकॉज ये नीलकंठ महादेव को जाने वाला रास्ता है, अगर आप यहाँ पार्किंग कर देंगे तो तुरंत जाम लग जाता है, क्योंकि एक संकरा रास्ता है। यहाँ का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है वहीं पर सामने एक शराब की दुकान भी है और ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग वहाँ से शराब लेके नदी किनारे बैठकर पीने लगते हैं। तो फिर ऐसे में आप समझ सकते हैं अगर आपके साथ फैमिली है तो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में ऐसा लगता है कि जब तक यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो जाता है तब तक फैमिली के साथ ये प्लेस इग्नोर करना ज़्यादा सही है। अब दोस्तों आपका जो कैब वाला है वो आपको ले जाएगा नीलकंठ महादेव, क्योंकि ऑलरेडी आप नीलकंठ महादेव रोड पर ही हो, गरुड़ चट्टी के पास आप हो। यहाँ से मात्र 16 से 17 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है नीलकंठ महादेव का रास्ता, लेकिन संकरा है और चढ़ाई है तो गाड़ी धीरे धीरे जाती है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि 8:30 बजे यदि आप नीर वाटरफॉल गए थे 2 घंटे आपको वहाँ लगेंगे, 10:30 हो गए, 10:30 अगर आप पटना वाटरफॉल गए तो 2 घंटे आपको यहाँ लगेंगे, 12:30 हो गए। अब 12:30 बजे आपका कैब वाला अगर आपको नीलकंठ महादेव ले जाएगा तो लगभग 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में और 1 घंटा वहाँ रुकेंगे भी, तो लगभग 3 घंटे आप मान लीजिए बड़े आराम से आपको लग जाएंगे। नीलकंठ महादेव ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय स्थानों में से एक है। मंदिर समुद्र तल से लगभग 926 मीटर की ऊंचाई पर 3 पर्वतीय घाटियों मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट के बीच स्थित है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण किया और तभी से वो नीलकंठ महादेव कहलाए। माना जाता है कि वो वही पवित्र स्थान है जहाँ भगवान शिव ने विष पान के बाद तप और विश्राम किया था। इसके बाद दोस्तों आप जब नीलकंठ महादेव से वापस लौटेंगे तो पास में ही शिवपुरी है। शिवपुरी अपनी रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ से रिवर राफ्टिंग होती है। वैसे तो ऋषिकेश में कई सारे पॉइंट हैं जहाँ से रिवर राफ्टिंग होती है, बट अगर आप एडवेंचर के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप शिवपुरी में जा सकते हैं, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे पॉइंट पड़ते हैं जो कि काफ़ी रोमांचक है। हालांकि आप सेफ्टी पर्पज से सारी चीज़ें देख लेना और जिनसे भी आप बात करेंगे रिवर राफ्टिंग की उनसे बात कर लेना, क्योंकि आप सभी जानते होंगे रिवर राफ्टिंग में रोमांच तो जरूर होता है, लेकिन कई बार कुछ जगहों पे लहरें ऐसी होती हैं जहाँ राफ्ट पलट भी जाती है। तो इस प्रकार से डे 3 में आपने 4 प्लेसेज को कवर किया जो दूर दूर के प्लेस थे। नीर वाटरफॉल, पटना वाटरफॉल, नीलकंठ महादेव मंदिर और शिवपुरी। दोस्तों रिवर राफ्टिंग के अलावा भी यहाँ पर अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, आप वो भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको जो भी पॉइंट्स बताए इन सब पर हमने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, जो कि ऋषिकेश ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड की गई है। इस वीडियो के एंड में आपको उस प्लेलिस्ट का एंड स्क्रीन पर लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां जाके इन सभी प्लेसेस की डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आप ऋषिकेश आए हैं तो इसके आसपास कुछ सिटीज हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि हरिद्वार केवल 24 किलोमीटर की दूरी पर, देहरादून केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर, मसूरी केवल 70 किलोमीटर की दूरी पर और पांवटा साहिब केवल 86 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न में कि अगर आप यहाँ ऋषिकेश घूमने आ रहे हैं, 3 दिन आप स्टे करते हैं और जितने प्लेसेज हमने आपको बताए हैं इन सब प्लेसेज को आप कवर अप करते हैं तो आपका टोटल कितना खर्चा आएगा। ये खर्चा जो हम आपको बता रहे हैं ये 2 लोगों के लिए बता रहे हैं, 3 नाइट स्टे करने का और सभी प्लेसेज को घूमने का। आप अपने शहर से ऋषिकेश कैसे पहुंचते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस खर्चे को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। जो खर्चा हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं ऋषिकेश में घूमना, रहना, खाना, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना उनका। देखिए अगर आप ऋषिकेश में कोई अच्छा रूम लेते हैं तो हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि 2000 का आपको रूम पड़ेगा, 2000 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से, तो 6000 आपका रूम का हो गया। और अगर आप अच्छा फूड इंजॉय करते हैं तो पर डे का 2000 ईजिली पड़ता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और कुछ स्नैक्स भी आप लेते हैं, तो 6000 का आपका फूड हो गया 3 डेज का। इसके अलावा जो 3rd डे हमने आपको बताया उस पर आपको कंपल्सरीली कैब हायर करनी ही पड़ेगी, जो कि आपसे लगभग 2500 रुपये लेगी, जो आपको 4 प्लेसेज घुमा देगी, नीर वाटरफॉल, पटना वाटरफॉल, नीलकंठ महादेव और शिवपुरी।
इसके अलावा कुछ प्लेसेस पर टिकट है जो हमने आपको बताया, और राफ्टिंग में अगर आप करते हैं तो 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। तो टिकट्स और राफ्टिंग मिला के आपके 1500 रुपीज़ ये हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमने आपको डे 1 और डे 2 बताया उसमें आप स्कूटी हायर करते हैं तो लगभग आपको 600 से 700 रुपये पर डे के हिसाब से स्कूटी मिलती है। डिपेंड करता है किस सीजन में आप हायर कर रहे हो। तो 1500 रुपीज़ हम स्कूटी के और जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से टोटल खर्चा आपका जो रहेगा वो 17,500 17,500 रुपीज़ रहेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही वीडियोज आप लोगों के लिए लाने का। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।